नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मिडिल ईस्ट टेंशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिकी नाकेबंदी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक की बात हुई। सीज फायर के बाद दोनों नेताओं ने बात की है और प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कॉल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि हमने अलग अलग क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला और सुरक्षित बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री होकर सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है और वे आज सुबह 11 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने मंगलवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब नई सरकार यहां का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। अब बीजेपी के सम्राट चौधरी बिहार में शासन और प्रशासन देखेंगे। बीजेपी के लिए अवसर होगा कि वह अपने एजेंडे और नीतियों को सीधे तौर पर लागू कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सुबह करीब 11 बजे मांड्या जिले के श्री क्षेत्र आदिचुंचनगिरी में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सौंदर्य लहरी और शिव महिम्न स्तोत्रम नामक पुस्तक का संयुक्त रूप से विमोचन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में कन्याकुमारी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो नागरकोइल में चुनावी अभियान के मद्देनजर रोड शो करेंगे। इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर न सिर्फ राज्य में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता में जोश है, बल्कि स्थानीय जनता में भी उत्साह है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार इस समय जोरों पर है। इस बीच आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राज्य के अहम दौरे करेंगे। इस दौरे पर दोनों नेत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी और भाजपा के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कार्यक्रम कालना में है, जहां वे स्थानीय कंबल बुनकरों से मुलाकात और संवाद करेंगी। वे कलना में कंबल बुनकरों के घर जाकर लाभार्थियों को बुनकर कार्ड भी वितरित करेंगी। वहीं स्मृति ईरानी हुगली में रोड शो करेंगी। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राज्य के विभिन्न विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पहला कार्यक्रम दार्जिलिंग और कुर्सियांग विधानसभा क्षेत्र में होगा, जहां वे स्थानीय मतदाताओं से सीधे संवाद करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री राजगंज और जलपाईगुड़ी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। अमित शाह का यह दौरा अलीपुरद्वार तक जारी रहेगा, जहां वे फालाकाटा और मदारी हाट के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह कूच बिहार में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान है। वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है। हर कदम पर बदलाव की इबारतें लिखने वाली, हर सोच को नई रोशनी देने वाली, यही है तेजस्विनी। डीडी न्यूज का वो मंच जहां हर महिला की कहानी बनती है दूसरों के लिए प्रेरणा, शक्ति और साहस का प्रतीक। तेजस्विनी, एक ऐसा सफर जो हर नारी के हौसलों को करता है सलाम।
महिलाओं पर केंद्रित देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम तेजस्विनी, वही जज्बा, वही जुनून, नई उम्मीदों और नई कहानियों के साथ। तेजस्विनी रविवार रात 10:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जहां बातों से नहीं तर्कों से होती है परीक्षा, यहां अफवाह नहीं बल्कि होती है तथ्यों की पड़ताल। यहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि दिए जाते हैं सबूत। जानिए वो सब जो आपसे छुपाया जाता है। यह है पूरा सच, क्योंकि सच से बड़ी कोई खबर नहीं। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी असली बंगाली पहचान के संदेश के साथ शोभा यात्राएं और जनसभाएं आयोजित करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, जन कल्याण और कानून व्यवस्था पर फोकस किया गया है। घोषणा पत्र में प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का वायदा शामिल है। इसके अलावा हर परिवार को 10,000 रुपए की एक मुश्त सहायता देने की भी घोषणा की गई है। घोषणा पत्र में वरिष्ठ भाजपा नेता जेपी नड्डा ने बताया कि इसके साथ ही योग्य महिलाओं को ई स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपए की सहायता देने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में सीटों को संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर 850 कर दी जाएगी। इनमें से 815 सीटें राज्यों को दी जाएंगी, 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रिजर्व रहेंगी। हसीना सैयद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया है। टॉलीगंज, जो बंगाली फिल्म उद्योग और फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है, हालांकि मेसी कांड ने इस उपलब्धि पर सवाल उठाए हैं, जिससे लोगों में नाराजगी जताई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे तृणमूल सरकार के कुशासन का उदाहरण बताया। टॉलीगंज का इलाका विवादों में घिरा हुआ है, जहां अरूप विश्वास के भाई स्वरूप विश्वास के दखल से असंतोष बढ़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर घटने को एंटी इनकम्बेंसी का संकेत माना जा रहा है। इलाके में मैदान और जलाशयों को भरने का आरोप भी है। गुजरात पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए नारकोटिक्स मामलों की जांच के लिए NARIT AI टूल लॉन्च किया है, जो जांच प्रक्रिया को और प्रभावी और सटीक बनाएगा। ये टूल रिट्रीवल ऑगमेंटेड जेनरेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। NARIT AI सिस्टम ड्रग्स मामलों की जांच को तेज और प्रभावी बनाएगा, जिससे जांच में देरी और दबाव कम होगा। ये टूल FIR के आधार पर केस की ताकत, कमजोरियों और कानूनी कदमों के सुझाव देता है। यह AI आधारित टूल भारत में किसी राज्य पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला सिस्टम है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों, NDPS एक्ट, भारत न्याय संहिता और सरकारी गाइडलाइंस पर आधारित है। केंद्र और राज्य सरकार ने वर्ष 2023 के बाद अति पिछड़ी जनजातियों के लिए विशेष योजनाओं के तहत बड़े स्तर पर काम किया है, जिससे PM जनमन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं से सीधा लाभ मिल रहा है। सोनमणि बोरा ने बताया कि बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट और आजीविका के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। साथ ही वनाधारित आजीविका को बढ़ावा दिया जा रहा है। कांगो के गोमा शहर में आग लगने पर भारतीय सेना के शांति सैनिकों ने त्वरित कार्रवाई की। जवानों ने आग पर नियंत्रण पाकर 10 से 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और फंसे लोगों की तलाश भी की। भारतीय जवानों ने लावा साइट की फायर टीमों के साथ मिलकर राहत कार्य को तेज और व्यवस्थित बनाया, जिससे 6 से 7 घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया और कई जिंदगियां बचाई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय के दीक्षांत समारोह में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा में अनेक अद्वितीय योगदान की मान्यता के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। अजीत डोभाल ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति या तकनीकी क्षमता नहीं, बल्कि राष्ट्र के मनोबल और नागरिकों की जागरूकता पर निर्भर करती है और ये सामूहिक जिम्मेदारी है।
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक भारत श्रेष्ठ भारत शीर्षक से विशेष डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में दुर्लभ डाक टिकटों के जरिए भारत की एकता, लोकतंत्र और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी के दौरान प्रधानमंत्री संग्रहालय के चौथे स्थापना दिवस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती और भारत के संविधान पर आधारित पोस्टकार्ड जारी किए गए और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को समर्पित विशेष कवर जारी किया गया। आज पोइला बैसाख है। ये बंगाली नववर्ष का पहला दिन होता है। यह बंगाली कैलेंडर के नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग पूजा कर घरों में अल्पना बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोइला बैसाख को लेकर एक्स पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि यह पश्चिम बंगाल की उस शाश्वत समृद्ध संस्कृति का जश्न मनाने का भी अवसर है जो इसने भारत की सभ्यतागत भावना को आकार दिया है। असम में रोंगाली बिहू के साथ नए साल बोहा का आगाज हो गया है। यह त्योहार खुशियां, प्रकृति और नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। रोंगाली यानी रंग और उल्लास, और यही रंग पूरे असम राज्य में नजर आ रहा है। रोंगाली बिहू को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि महोत्सव असम की संस्कृति को खूबसूरती से प्रदर्शित करता है जो पूरे विश्व में लोकप्रियता हासिल कर रही है। प्रधानमंत्री ने केरलम के नववर्ष विशु को लेकर भी एक्स पर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि यह त्योहार आशा और खुशी का प्रतीक है। ये सभी के प्रति सकारात्मकता और कृतज्ञता पर जोर देता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने समस्त हिमाचल वासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने लिखा कि यह पावन देवभूमि अपनी समृद्ध परंपराओं, अनुपम सांस्कृतिक धरोहर और यहाँ के लोगों की कर्मठता, कर्तव्य निष्ठा और विनम्रता के कारण विशेष पहचान रखती है। विश्व कला दिवस पर हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करना, रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विविधता के महत्व को उजागर करना है। इस दिन दुनिया भर में प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की जाते हैं ताकि लोगों में कला के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाई जा सके। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम मिला जुला रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान करीब 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में दिन में तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में आंशिक बादल और हल्की हवाएं चल सकती हैं। कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी या बादल छाए रहने की स्थिति बन सकती है। बिहार में मौसम ने करवट ली है। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और दोपहर बाद गरज चमक के बाद बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ आंधी की चेतावनी भी जारी की गई है। राजस्थान में मौसम दो रंग दिख रहा है। पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी जारी है, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। वहीं पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में मौसम मिला जुला बना हुआ है। कुछ हिस्सों में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां जारी रही हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्षों से वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने के बावजूद भारत की ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। भारत के डेटा सेंटर मार्केट की वैल्यू 2030 तक दोगुनी से अधिक बढ़कर 22 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, जो कि फिलहाल 10 अरब डॉलर पर है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 से 2024 के बीच भारत के डेटा सेंटर सेक्टर में करीब 13 से 15 अरब डॉलर का निवेश आया है। इसमें लगभग 80% हिस्सा विदेशी निवेशकों का रहा है, जो इस सेक्टर में मजबूत भरोसा दिखाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। सोमवार को प्रवासी मजदूरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 5 किलो के 1.1 लाख से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर बेचे गए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब मजबूत क्लिनिकल आधार तैयार हो जाता है, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपयोगी, सहायक और सक्षम बनाने वाला माध्यम बन सकता है। सरकार ने बताया कि अब मिशन के तहत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन जैसे डिजिटल टूल्स की मदद से देश भर के 14 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों और करीब 9 करोड़ लाभार्थियों की लगभग रियल टाइम निगरानी संभव हो पाई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे पर ओवरलोडेड वाहनों के लिए शुल्क संबंधी नियमों में बदलाव करते हुए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों को नेशनल हाईवे फीस चौथा संशोधन नियम 2026 के तहत लागू किया गया है। नए नियमों के तहत अब ओवरलोडिंग के प्रतिशत के आधार पर शुल्क लिया जाएगा।
अगर कोई वाहन 10% तक अतिरिक्त वजन ले जा रहा है तो उस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। भारत में यात्री वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 16% बढ़ी है। इसकी वजह मांग में सुधार और डीलरशिप के पास अधिक इन्वेंट्री होना था। कम गुणवत्ता वाले लौह अयस्क की बर्बादी रोकने और उसके बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। खान मंत्रालय ने बताया कि इसके तहत ऐसे लौह अयस्क के लिए नई प्राइसिंग नियम तय किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार 35% से लेकर 45% से कम AFE कंटेंट वाले लौह अयस्क की औसत बिक्री कीमत को 45 से 51% ग्रेड वाले लौह अयस्क की ASP का 75% रखा जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने फॉर्म 141 को शुरू किया है। यह एक कंसोलिडेटेड चालान कम स्टेटमेंट है जो कि 4 अलग अलग TDS फॉर्म का स्थान लेगा। भारतीय इक्विटी बाजार निवेशकों के लिए लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट कर रहा है और बीते 20 सालों में इसने 11 से 12% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का रिटर्न दिया है। इस दौरान मुख्य सूचकांक निफ्टी 50 ने करीब 8 गुना का रिटर्न दिया है। दिल्ली सरकार ने यमुना की बाढ़ से बचाने वाली दीवार के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत रिंग रोड के किनारे मजनू का टीला से ओल्ड रेलवे ब्रिज तक लगभग 4 किलोमीटर लंबी एक मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब 10,000 करोड़ रुपए के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की शुरुआत करने जा रही है। ये कोष प्रौद्योगिकी, प्रारंभिक विकास चरण और नवाचार आधारित विनिर्माण स्टार्टअप का समर्थन के लिए है। देश में खुदरा मुद्रास्फीति पिछले महीने बढ़कर 3.4% हो गई, जो इस वर्ष फरवरी के मुद्रास्फीति से 3.21% से अधिक है। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति दर मार्च में 3.87% रही, जो पिछले महीने में के 3.47% से अधिक है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का बीते वित्त वर्ष 2025-26 में शुद्ध लाभ 34.6% की वृद्धि के साथ 1,600 करोड़ रुपए रहा। घरेलू पर्यटन में वृद्धि के कारण भारत के होटल उद्योग का आकार 2029 तक बढ़कर करीब 31 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को केयर ESG रेटिंग लिमिटेड से 87.3 के स्कोर के साथ ESG 1+ रेटिंग प्राप्त हुई है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत ESG रेटिंग एजेंसी है। अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक संदिग्ध जहाज पर हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इस कार्रवाई का वीडियो भी सेना द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया। यह हमला एक दिन पहले इसी तरह की एक और सैन्य कार्रवाई के बाद हुआ है, जिसमें अमेरिकी सेना ने 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ अगले कुछ दिनों में शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता अगले 2 दिनों में पाकिस्तान में फिर से शुरू हो सकती है। अमेरिका ईरान वार्ता पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने पिछले 49 वर्षों में अमेरिका और ईरानी सरकार के बीच इस स्तर की ऐसी बैठक कभी नहीं हुई। यह पहली बार था जब ईरान में वास्तविक शक्ति रखने वाला व्यक्ति सीधे अमेरिकी उपराष्ट्रपति के सामने बैठा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बहुत अविश्वास है और इसे रातों रात हल नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें पता है कि आमने सामने बैठे लोग समझौता करना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने के बावजूद भारत की ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। IMF ने 2026 के लिए भारत की ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। अमेरिकी प्रशासन इस महीने की 20 तारीख से टैरिफ वापसी प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसके अंतर्गत अमेरिका के आयातकों को लगभग 166 अरब अमेरिकी डॉलर वापस किए जाएंगे। टैरिफ को फरवरी में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि इटली सरकार ने इजरायल के साथ रक्षा सहयोग समझौते को स्वतः नवीनीकरण को निलंबित कर दिया है। रूस के क्रेमलिन ने मंगलवार को कहा कि इंटरनेट पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, जिनसे कई रूसियों को परेशानी हुई, वे सुरक्षा कारणों से जरूरी थे, लेकिन ये प्रतिबंध अस्थायी हैं और जब स्थिति सुरक्षित हो जाएगी तब इन्हें हटा दिया जाएगा। बेनिन के चुनाव आयोग ने मंगलवार को अंतिम परिणामों के अनुसार रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनावों में रोमुआल्ड वाडेग्री को 94.05% मतों के साथ विजेता घोषित किया।
यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूस के मिसाइल हमलों में यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर नीप्रो में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वॉशिंगटन में इजराइल लेबनान बातचीत एक ऐतिहासिक मौका है। उन्होंने कहा कि हालांकि सभी समस्याओं का हल जल्द नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि दोनों देश इस बातचीत से आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को जो संकेत मिल रहे हैं उनसे इस साफ है कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए फिर से बातचीत शुरू कर सकता है। नॉर्वे सरकार ने मंगलवार को कहा कि नॉर्वे और यूक्रेन अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करेंगे, जिसमें नॉर्डिक देश में यूक्रेनी ड्रोन का उत्पादन करना भी शामिल है। अल्बानिया की राजधानी तिराना में मंगलवार को एक आवासीय इमारत के अग्रभाग में भीषण आग लग गई। आसपास के इलाकों से लोगों को निकालना पड़ा। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। गत विजेता आरसीबी इस सीजन 4 में से 3 मुकाबले अपने नाम कर चुकी है। आंकड़ों में लखनऊ के खिलाफ बेंगलुरु का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मैच खेले गए हैं, जिसमें आरसीबी ने 4 मुकाबले जीते और एलएसजी को सिर्फ 2 जीत नसीब हुई। नूर अहमद की 3 विकेट की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रन से हरा दिया है। चेन्नई की प्रतियोगिता में ये दूसरी जीत है, वहीं केकेआर की 5 मैचों में चौथी हार है। संजू सैमसन के और आयुष महात्रे के 38 रन की बदौलत चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वहीं केकेआर जवाब में 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन ही बना सके। आरसीबी ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी संजू सैमसन को मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। सैमसन ने T20 विश्व कप 2026 की खिताबी जीत वाले अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका को चोटिल ब्रायडन कार्स की जगह आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम में शामिल किया गया है। कार्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच से पहले अभ्यास के दौरान हाथ में चोट लग गई थी। उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने 2026 कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। इस जीत के बाद अब वो इस साल के आखिर में विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए भारत के डी कुकेश को टक्कर देंगे। 20 वर्ष के सिंदारोव ने 13वें दौर में नीदरलैंड के अनीश गिरी से ड्रॉ खेलकर एक दौर बाकी रहते हुए जीत हासिल की है। वे पूर्ण टूर्नामेंट में अपराजय रहे। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर विशाली ने चीन की झोंगे तान से ड्रॉ खेलकर महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में खिताब की दौड़ में जगह बना ली है। महिला वर्ग में विशाली और असायुबायेवा को के 7.5 अंक हैं। गत विजेता पेरिस सेट जर्मन ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया। क्वार्टर फाइनल में पीएसजी ने इंग्लिश क्लब लिवरपूल को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। दूसरे लेग में पीएसजी ने लिवरपूल को 2-0 से शिकस्त दी। पीएसजी के लिए दोनों गोल डेम्बेले ने किए और दूसरे हाफ में किए, और इससे पहले पीएसजी ने पहले लेग में भी 2-0 से जीत हासिल की थी। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना चैंपियंस लीग से बाहर हो गई है और प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में एक अन्य स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराकर सेमीफाइनल में स्थान बनाया। दूसरे लेग बार्सिलोना ने 2-1 से जीत तो हासिल की, लेकिन पहले लेग में मिली 0-2 की हार के कारण 3-2 के एग्रीगेट स्कोर के साथ मुकाबला गंवा बैठी। दूसरे लेग में बार्सिलोना के लिए लामिन यामल और फेरान टोरेस ने गोल किए। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में आज इंग्लिश क्लब आर्सेनल का सामना स्पोर्टिंग सीपी से होगा। आर्सेनल ने पहले लेग में 1-0 से जीत हासिल की थी। और चैंपियंस लीग के कन्या क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में आज देर रात जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख का सामना स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड के साथ होगा। बायर्न ने पहले लेग में 2-1 से जीत हासिल की थी। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप डीटी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।